नमस्कार। साधारण तौर पर जब जब गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू होता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सीधे तौर पर कुछ कहने से अमूमन बचते हैं। वो कहते हैं कि मुद्दों पर फोकस करो और उसके आगे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन था, हमें लगा ये एक अच्छा मौका है उस जोड़ी के बारे में चर्चा करने के लिए, उस नज़र के बारे में जानने के लिए जो कि गृह मंत्री अमित शाह की है, अपने बॉस के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अमित शाह जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपने करीब 43 साल तक नरेंद्र मोदी को अलग अलग रूप में देखा है, प्रचारक से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट और एक एनालिस्ट के तौर पे, जब आप थोड़ा सा दूर से देखते हैं, आपने इस दौर में प्रधानमंत्री को कैसे चेंज होते हुए देखा? उनकी पर्सनालिटी, उनका काम करने का तरीका आपकी नज़र में कैसे बदला है? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में और किसी भी बड़ी शख्सियत के जीवन में अनेक लेवल आते हैं, बचपन से लेकर जब वो अपने ऑप्टिमम करियर तक पहुंचते हैं। बड़ा वही होता है जो हर स्तर पर अपनी भूमिका के अनुरूप अपने आप को ढाल दे। मैंने मोदी जी को जिला स्तर पर भी काम करते हुए देखा है, प्रदेश स्तर पर संघ का काम करते हुए भी देखा है, प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते हुए भी देखा है, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए भी देखा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा है और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है। और चूंकि हम दोनों गुजरात से आते हैं, काम करने का कालखंड कमोबेश 8-10 साल 12 साल आगे पीछे वो ही रहा, तो हर स्तर पर साथ में काम करने का मुझे मौका मिला है। और दोनों पूरा जीवन एक ही विचारधारा के लिए, एक ही पार्टी के लिए काम करते रहे। तो लंबे समय तक मैंने उनको बहुत नज़दीकी से काम करते हुए देखा है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर स्तर की भूमिका के लिए वो अपने आप को ढालने में सफल रहे हैं। मैं विशेषकर राजनीति की बात करूंगा। जब आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो, तब लिए गए निर्णयों की सेंस समझकर, उसकी आत्मा को समझकर उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बात होती है। उस वक्त आपको फैसले नहीं लेने हैं, परंतु ये निर्णय के पीछे मनसा क्या है नेतृत्व की, वो समझना और मनसा के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप सामूहिक निर्णय की भूमिका में आते हो, तब हर निर्णय पर सबका विचार सुनना, विचार व्यक्त होने देना, उसमें से अच्छा निकाल देना और एक सामूहिक निर्णय होने देना, ये आपकी भूमिका बनती है। और जब आप सर्वोच्च नेता बनते हो, तब अपने सुझाव थोपे बगैर सभी के सुझाव में से समस्या का निराकरण ढूंढना, उसमें अपने लॉन्गेस्ट एक्सपीरियंस का इनपुट इम्प्लांट करना और फिर निर्णय को लोक भोग्य बनाना और निर्णय ढंग से इम्प्लीमेंट हो, इसका मॉनिटरिंग करना। ये सभी भूमिका में मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा है और बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक, संगठन से लेकर नीति निर्धारण करने वाले नेता तक और सभी भूमिकाओं में सफल जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए देखा है। ये बहुत बड़ी खूबी है जो बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि जब उनको जिम्मेदारी देते हैं तब वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ लोग कार्यकर्ता के रूप में इतने अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते हैं, मगर जब जिम्मेदारी देते हैं तो उनके नेतृत्व के गुण बहुत अच्छी तरह से बाहर आते हैं और वो सफल नेता बनते हैं। मोदी जी ने कार्यकर्ता, संगठन, संगठक, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रधानमंत्री, ये सभी भूमिकाओं को बहुत सफलता के साथ निभाया है और इस सब के साथ अपनी कोर आइडियोलॉजी की संवादिता बनाए रखते हुए कोर आइडियोलॉजी के सारे इश्यू,
देश की समस्याएं सारी और देश की गरीबी की समस्या का निवारण, ये सबको ये लगभग 40 साल में करते हुए मैंने देखा है। वो बहुत कम लोगों में ये बात दिखाई पड़ती है। क्रिकेट में अभी एशिया कप चल रहा है। अभी अगर क्रिकेट की भाषा में बात की जाए तो मोदी जी की इस सरकार की पारी अभी मिड इनिंग्स में, एक तरह से लेखक, विश्लेषक, इतिहासकार अपनी अपनी कहानियां लिखेंगे। आप जब भीतर से देखते हैं, आपके हिसाब से इस सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की लेगेसी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आपके हिसाब से क्या वो चीज़ है जो 50 साल बाद जब लोग इस इंटरव्यू को देखें बोलें कि ये थी प्रधानमंत्री की और बीजेपी की सरकार की? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ चीजें प्रमुखता से पूरे देश की सोच बदलने वाली करी है, मैं बताना चाहता हूं। किसी ने भी संपूर्ण समस्या के निवारण के रूप में नहीं देखा था। जैसे आवास विहीन लोगों के लिए आवास देना, ये लगभग 80 के दशक के शुरुआत से हुआ था, मगर कभी भी ये कल्पना नहीं हुई कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को एक आवास दे देंगे। और मोदी जी ने 3 करोड़ आवास दे दिए और नई टर्म की पहली कैबिनेट में और 2 करोड़ आवासों के लिए फैसला किया। तो जब ये टर्म समाप्त होगी, 7 करोड़ लोग और 1 करोड़ ऐड होंगे, तो 7 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। और देश में आवास की समस्या 100% तो इतने बड़े देश में कह नहीं सकते, मगर 99.9% समाप्त हो जाएगी। हर सरकारों ने गैस का सिलेंडर दिया, कुल मिलाकर 10 करोड़ सिलेंडर दिए। मोदी सरकार ने अब तक 14 करोड़ सिलेंडर दे दिए, इसमें से 10 करोड़ अत्यंत गरीब परिवारों को दिए। तो हर घर के गरीब को धुएं से मुक्त करने का काम कर दिया। हर घर में पीने का पानी, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज, हर परिवार को 5 लाख तक की सुविधाएं। एक प्रकार से सभी समस्याओं का संपूर्ण निराकरण का एक दृढ़ निश्चय लेने का हौसला एज ए नेता उन्होंने बताया है और इसको पूरा भी किया है। बहुत बड़ी बात है। समस्या के सामने लड़ना सबका स्वभाव होता है, समस्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेना, इस प्रकार का फैसला करना और उसको समाप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने देश की सुरक्षा में हमेशा से हम लोग विदेश नीति को हावी कर देखते थे। इस देश की रक्षा नीति हमेशा डिप्लोमेसी से प्रभावित रही। पहली बार हमने देखा कि देश की रक्षा को प्रायोरिटी मिली है और इसके आधार पर विदेश नीति तय होती है। जब भी पाकिस्तान की ओर से देश में बड़े कंसीडर करने पड़े ऐसे आतंकी हमले करने के प्रयास हुए, चाहे उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, हमने क्षण भर का भी देर करे बगैर हमारा कमिटमेंट जाहिर किया और 1 महीने से कम समय के अंदर ऐसा जवाब दिया जो दशकों तक पाकिस्तान को याद रहे। परंतु यह सुनिश्चित हो गया कि भारतीयों का खून बहाने के लिए नहीं है और अगर कोई प्रयास करेगा तो उसको कठोरता से दंड दिया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात, लंबे समय की गुलामी की कालखंड के कारण, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, ये लंबे समय के गुलामी के कालखंड के कारण एक प्रकार से सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी जनमानस के अंदर बना था। व्यक्ति का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करना, राहुल जी, बड़ा सरल होता है, मगर जनमानस का, प्रजा का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करना बड़ा कठिन होता है। जब इस देश के आज़ादी के 75 साल हुए, मोदी जी ने 2047 में महान भारत की रचना की कल्पना रखी, पूर्ण विकसित भारत की कल्पना रखी और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना रखी और इस देश की जनता का सामूहिक हीन भाव एक प्रकार से दूर हो गया। आज देश के 140 करोड़ की जनता के मन में और विशेषकर युवाओं के मन में आत्मविश्वास कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, ये देश हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर होगा। जब
प्रजा के जनमानस से इस प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर होकर आत्मविश्वास भरता है कोई नेता, तब वो देश के विकास का मूल कारण बनता है, देश के विकास की गति का मूल कारण बनता है और देश को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का भी मूल कारण। नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीय में ये आत्मविश्वास भरा है, हर क्षेत्र में हम अच्छा कर सकते हैं, हर क्षेत्र में भारतीय आगे होना चाहिए, हर क्षेत्र में हम परिणाम भी ला सकते हैं। इसी के कारण स्टार्टअप खड़े हो गए, इसी के कारण हमारी भाषाओं को संभाल कर रखने का एक अभियान चालू हो गया, इसी के कारण आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का भाव हुआ, इसी के कारण रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कई मोर्चों पर चालू हुआ, इसी के कारण अर्थतंत्र के अंदर कई सुधार आए, इसी के कारण आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया और एक प्रकार से पूरा देश, चाहे वो किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मजदूर हो या चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबके मन में एक ही लक्ष्य तय हो गया कि हम 2047 में महान भारत की रचना में जुड़ जाए, पूर्ण विकसित भारत की रचना में जुड़ जाए। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा नेतृत्व का गुण है जो इतने करोड़ों लोगों को एक ही लक्ष्य की ओर प्रेरित कर कर जाता है। इतने लंबे वक्त तक भारत पर राज करने वाले, शासन करने वाले या पावर में रहने वाले दो ही पीएम थे, एक पंडित नेहरू और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकियों का रिकॉर्ड पीछे जाता जा रहा है। जब इन दोनों प्रधानमंत्रियों की ये लेगेसी और उनके कार्यकाल को आप देखते हैं, इतिहास आपके हिसाब से कैसे इसको याद करेगा? जो मोदी का भारत है उसको एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? भारत और नेहरू और मोदी दोनों भारत के हैं, भारत किसी का नहीं है, भारत अपने आप में अपनी जगह पे खड़ा है, ऐसी भाषा के प्रयोग नहीं करने चाहिए। मगर परिणाम किसके कालखंड में आए इसकी तुलना जब इतिहासकार करेंगे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कालखंड में परिणाम नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में सबसे ज्यादा है। 25 करोड़ लोग गरीबी से दूर हो जाना, गरीबी रेखा के ऊपर आ जाना एक दशक के अंदर। मैंने जैसे पहले कहा कि हर गरीब को एक बेसिक सुविधाओं से युक्त कर देना, युवाओं के मन में आत्मविश्वास बढ़ना, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 4थे स्थान पर पहुंचाना, ढेर सारी जनता का सम्मान जिसे जुड़ा था, वह धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक हटाना, देश की नागरिकता की व्याख्या को सुस्पष्ट कर देना, ये ढेर सारी चीज़ों को एक ही दशक में हिम्मत के साथ समाप्त कर देना और पूरे देश भर में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान आज बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ है। और भारत की विदेश नीति में मैं बहुत स्टडी के साथ एक निर्णय पर पहुंचा हूं कि भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी की कमी दिखाई पड़ती थी। भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप स्टाइल की चर्चा हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि कैबिनेट हो या जब वो मीटिंग लेते हैं तो वो कैसा होता है? क्योंकि बाहर धारणा ये रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत सख्त हैं और सब उनसे बहुत डरते हैं। क्या लोग बोल पाते हैं खुल के पीएम के सामने या डर डर के ही बोलते हैं कैबिनेट के अंदर? देखिए, ये छवि जो बनी है काफी लोगों को अच्छी नहीं लगती, मुझे कमोबेश अच्छी लगती है। परंतु नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लिसनर है, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ। मैंने उनसे धैर्यवान लिसनर, सुनने वाला देखा नहीं है। मीटिंग में चूंकि वो नेतृत्व कर रहे, सबसे अंत में बोलते हैं। विषय कैबिनेट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सभी कैबिनेट के मंत्रियों को उस विषय पर मंतव्य देने का थके बगैर मौका देते हैं। कई बार तो साथियों को भी देखा है, भाई हो गया बस, अब कितना चर्चा करेंगे, मगर फिर भी खुल के बोल पाते हैं, डर के बोलते हैं? खुलकर बोलते हैं, ऐसा नहीं है, खुलकर बोलते हैं और फैसले ओपन होते हैं। कई बार चूंकि कैबिनेट का जो प्रस्ताव आता है स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की सहमति से आता है, फिर भी कई बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट नोट को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए पुनः विचार के लिए रखा है, बदलाव भी हुए हैं। ये विपक्ष नेता जो कहे हो, हमारे सभी महत्वपूर्ण बदलाव में
हमने पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में बिलों को भेजा है, चाहे 3 कानूनों की बात हो, चाहे इनकम टैक्स परिवर्तन की बात हो, चाहे अभी जो हम संविधान का 130वां सुधार लेकर आ रहे हैं इसकी बात हो। हर बिलों को हमने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी या तो ज्वाइंट कमेटी ऑफ दोनों सदनों की ज्वाइंट कमेटी के सामने भेजा है। तो विचार विमर्श होता है, विचार विमर्श के आधार पर एक बहुत मैच्योर फैसले होते हैं, और फैसले लेने के बाद भी अगर उसमें बदलाव करना जरूरी है तो बदलाव करते हुए भी मैंने मोदी जी को कभी झिझकते हुए नहीं देखा है, क्योंकि सबसे ऊपर देश का हित और देश की जनता की सुविधाएं होती हैं। थोड़ा आप हमें इनसाइडर टिप्स दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आपकी नज़र में अपने लीडर्स में, जब आप चीफ मिनिस्टर को पिक करते हैं या कैबिनेट में किसी को पिक करते हैं, क्या वो गुण हैं जो वो तलाशते हैं? क्या वो चीज़ हैं जो आपको सिलेक्ट कर सकती हैं? क्या वो चीज़ हैं जो आपको कैंसिल करा सकती हैं? वो तो आपको मोदी जी को ही पूछना पड़ेगा। आप बताना। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ। ऐसा मैं वो किस तरह से सोचते हैं मैं नहीं बता सकता, वो तो मोदी जी ही बता सकते हैं। नहीं, पर लीडरशिप में जब फैसले ले जाते हैं, लीडरशिप में फैसले लेते हैं तब अकेले प्रधानमंत्री नहीं लेते, ढेर सारे साथी बैठते हैं। वो राज्य की टीम एक पैनल बनाती है, पैनल के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य चिंता करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिंता करते हैं, फिर एक छोटा ग्रुप भी बैठता है, फिर मोदी जी को ब्रीफ करता है, तब फैसले लिए जाते हैं। ऐसे अकेला फैसला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत हार्ड टास्क मास्टर भी माना जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा धक्का लगाते हैं, कई सारे, आपको तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए सब। मैं आपको सेंस समझ रहा हूँ। नहीं, आप सवाल सुन लीजिए ना। कई सारे जब आपके साथियों से बातचीत होती है, उनकी शायद आपके सामने बोलने की हिम्मत होना हो, लेकिन कैमरे के बाहर वो कहते हैं कि जैसे 11:30-12 बजे एक इंस्ट्रक्शन मिला और सुबह ही फोन करके पूछा कि इसका हुआ क्या। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर मानते हैं। क्या हार्ड टास्क मास्टर होना बुरा है या खराब है, वो उस पर निर्भर करता है कि टास्क क्या है। टास्क अगर देश की जनता की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र को गति के लिए है, देश में से गरीबी दूर करने के लिए, तो हार्ड टास्क मास्टर होना ही चाहिए। और मैंने मोदी जी के फॉलोअप जिस चीज का करते हैं उसमें कभी निजी उद्देश्य को देखा नहीं। हमेशा देश के भलाई के फैसले पर वो कठोरता के साथ काम करते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, तो क्रिकेट की भाषा में कहा जाए, अगर इस वक्त सर्वोच्च बल्लेबाज हैं प्रधानमंत्री मोदी, आपके हिसाब से उसकी वजह क्या है? एक वजह यह है कि वो बाकियों से बेहतर बल्लेबाज हैं पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में। दूसरा यह है कि विपक्ष के बल्लेबाज इतने कमजोर हैं कि वो मैच नहीं कर पाते। आप इसको कैसे देखते? देखिए, ऐसा है कि सारे नेताओं में पूरा देश मानता है, दुनिया मानती है कि मोदी जी भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और एक कुल मिलाकर सबसे ज्यादा समय ऑफिस, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ऑफिस में रहने वाले व्यक्ति भी मोदी जी ही माने जाते हैं। इसके पीछे का गुण है कि मोदी जी को सभी को साथ में रखने की कला भी आती है, और हर समस्या के अनुरूप फैसले लेने की कला भी आती है। और चाहे इनके विरोधी कुछ भी कहे, मैंने मोदी जी को हमेशा से जब भी काम किया, साथियों को मुक्त रूप से सुनने वाले लिसनर के रूप में पाया है। वो सुनते भी है और मार्गदर्शन भी करते हैं, और मुझे लगता है कि मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का नेतृत्व जिस तरह का हो, उस तरह के सांचे में मोदी जी ने अपने आप को बखूबी ढाला है, और इसके कारण इतने लंबे समय तक जनता की और चुने हुए प्रतिनिधियों की स्वीकृति इनके साथ रही, इनके पास रही है। जब आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज भी उतने ही एनर्जेटिक हैं, उतने ही काम में लगे हुए हैं? आपको लगता है कि जैसे जैसे वक्त जा रहा है, एनर्जी का लेवल
या थोड़ा एंथुजियाज्म का लेवल कम? देखिए 24 साल से मैंने इस देश में एक ही व्यक्ति ऐसा देखा है जिसने 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। एक भी नहीं? एक भी छुट्टी नहीं। ऐसा नेतृत्व तो बहुत कम मिलता है भाई। और ऊर्जा कम होने का सवाल ही नहीं है, उल्टी ऊर्जा बढ़ती है। ज़्यादा कड़े लक्ष्य तय होते हैं, ज़्यादा कड़े फॉलोअप होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से योजनाएं बनती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप दोस्त मानते हैं, बॉस मानते हैं? नहीं, मेरे नेता है। आप अपने इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनके साथ? आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, एक कार्यकर्ता और नेता के साथ जो इक्वेशन होता है ऐसा ही, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल। आप बेस्ट फ्रेंड? और हमारे कल्चर में बॉस और ऐसा सब नहीं होता है, सब साथी होते हैं। जनता में बहुत इंटरेस्ट होगा ये जानने में कि क्या अमित शाह जी में और मोदी जी में डिसएग्रीमेंट होती है, विवाद होते हैं, या जो वो बोलते हैं आप यस बोल देते हो, या फिर ऐसा अलाउ करते हैं पीएम मोदी कि डिसएग्रीमेंट भी हो, डिबेट भी हो, डिस्कशन भी हो? हमेशा चर्चा होती है, स्वस्थ चर्चा होती है, और नेता हमेशा फैसला करते हैं। हमने चर्चा की कि इससे पहले क्या हुआ। अब मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जब आप पीएम मोदी को स्टडी करते हैं, आपके हिसाब से क्या वो एजेंडा है, क्या वो टास्क है जो जब तक पीएम मोदी सरकार में है, सत्ता में है, आपको लगता है कि ये हमें कंप्लीट करके जाना है? नहीं, देश के सामने हमने तो 47 तक का टास्क रख ही दिया है। आप लोग 47 तक रहोगे? नहीं नहीं, हम रहे ना रहे, देश तो रहेगा। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के कालखंड का सोचना चाहिए क्या? नहीं, सही बात। देश के प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य का सोचना चाहिए। ऐसी ओछी सोच हमारी पार्टी की नहीं है। हम अपोजिशन में रहेंगे तो भी हम देश के विकास में कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे पार्लियामेंट का बहिष्कार नहीं करेंगे। इस सवाल का आप क्या जवाब देते हैं कि पीएम मोदी ने एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी कल्ट बना दिया उसके इर्द गिर्द, और सब लोग जो है बना दिया, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री बनते हुए, फिर प्रधानमंत्री बनते हुए ढेर सारे असंभव कामों को अंजाम देते हुए पूरे देश और दुनिया ने अचंभित होकर देखा है। ये पर्सनालिटी बनाने से नहीं बनती है, कठोर परिश्रम, त्याग, संयम और सातत्यपूर्ण परिश्रम इससे होता है। धारणा ऐसी है कि प्रधानमंत्री मोदी को हारना पसंद नहीं है, या फिर ही इज नॉट अ गुड लूजर, कि तो किसी को हारना, आपको हारना पसंद है? सवाल ही नहीं उठता। किसी को पसंद नहीं, तो मानवीय स्वभाव है। नहीं, पर हारे ना, इसके लिए किस हद तक जाने को तैयार है? इस पे उन पे आरोप लगेगा कि साम दाम दंड भेद, एनीथिंग टू विन। आप किसको जीत मानते हो, इस पर इस चीज का निर्धारण होता है। राम और रावण की लड़ाई में दोनों जीतना चाहते थे, मगर राम का उद्देश्य सत्वशील था, तो विजय का महत्व है। हारने का स्वभाव किसी का नहीं होता है, रखना भी नहीं चाहिए, मगर जीत का उद्देश्य सीमित नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, दुनिया के लिए होना चाहिए। आपने कहा कि पीएम मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते, आपने कभी उनको सलाह दी कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिए? मगर उनके फैसलों पर, इनकी सुनने की क्षमता पर और उसके काम करने की गति पर मैंने असर नहीं देखा है, फिर क्यों कहना? वो आपके लिए भी मिसाल बन जाते हैं, और आप लोग जो करते हैं फिर बाकियों के लिए हो जाता है, सबके लिए आफत बन जाती है, कोई छुट्टी नहीं ले पाता। किसी पर कोई चीज थोप नहीं सकता है। हर मानवी की एक प्रकृति होती है, इसके हिसाब से वो करता जाता है। अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी कम से कम शुरू में जब आए पावर में, तो चाहते थे, जैसे गुजरात में था, कि जो भी उनका फैसला है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ज्यादा किसी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करना, ये थोड़ा सा चेंज आपने देखा है पिछले कुछ? ऐसा है, वो फैसला किस प्रकार का है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपराधिक न्याय प्रणाली के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून 150 साल के बाद जब बदल रहे, इनकम टैक्स जब इतने साल के बाद परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन 1-2 साल में नहीं होते हैं, एक लॉन्ग टर्म परिवर्तन है। और चाहे इनकम टैक्स हो या चाहे आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून हो, ये सारे कानून देश के हर व्यक्ति को छूते हैं, तो उस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। और कुछ फैसले होते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर,
इसमें निर्णय पर ही विचार होता है, इम्प्लीमेंटेशन पर विचार नहीं। तो एक टीम जिसकी जिम्मेदारी है वो करती रहती है और उन्हीं को अधिकृत करना चाहिए। तो मोदी जी ने भी हमारी सेनाओं को अधिकृत कर दिया था। फैसले के वक्त सीसीएस की बैठक हुई, सीसीएस ने सेना को एकाधिकार दे दिया। फिर वहां डेमोक्रेटिक फैसले नहीं होते हैं, तो वो तो काम पर निर्भर करता है कि काम क्या है। पहले से ही मैं गुजरात में था, तब भी बहुत सारे मंत्री समूह बने। हमारे यहाँ वेट इंट्रोड्यूस हुआ, मंत्री समूह बना था। हमारे यहाँ ऑक्टोबर हटाई गई, मंत्री समूह बना था। ढेर सारे फैसलों में मंत्री समूह बने थे। अच्छा, आखिर में नवरात्र का पहला दिन है, यही वो दिन है जब से जीएसटी टैक्स कट्स जो आपने किए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, एक कंजम्पशन स्प्री आएगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले मैं जीएसटी के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। जीएसटी बना तब से कुछ नेता इसको डिस्क्रेडिट करने में लगे, बदनाम करने में लगे, गब्बर सिंह टैक्स, फला ढिका बोलते रहे। फिर देखा कि ये सफल हो रहा है, तो ये तो कहा हमारा विचार था। प्रणब मुखर्जी ने विचार किया था, चिदम्बरम ने भी, हमारा विचार आपने चुरा लिया, जबकि वो 10 साल ही रहे थे। मोदी जी ने चौथे साल में डाल दिया था। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, मोदी जी ने कर दिया था। मगर उस वक्त क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, राज्यों ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि स्वाभाविक रूप से 16 प्रकार के बिक्री कर को इकट्ठा कर कर एक सेल्स टैक्स बनाते हैं, अब जीएसटी बनाते हैं, एक बिक्री कर बनाते हैं, जिसमें 16 टैक्स मर्ज हो जाएंगे। ऑक्ट्रोय भी हो जाएगी, एक्साइज भी हो जाएगी, सेल्स टैक्स भी हो जाएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी हो जाएगा, मनोरंजन कर भी, 16 प्रकार के टैक्स मर्ज करती है। तो राज्यों की इनकम पर असर पड़ने वाला था। जब कांग्रेस से विचार लेकर आई, तब राज्यों ने कहा था कि भाई हमारे रिसीट पर जो असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा शुरुआती सालों में, इसका भुगतान केंद्र ने करना चाहिए। इन्होंने कहा हाँ कर देंगे, तो राज्यों ने कहा इसकी संवैधानिक गारंटी दीजिए, तो गारंटी नहीं दी। अब कोई संवैधानिक गारंटी नहीं देगा तो कौन भरोसा करेगा? मोदी जी ने भी आकर फिर से चर्चाएं शुरू की। अरुण जी उस वक्त वित्त मंत्री थे, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की वही समस्या फिर से आई। फिर जब इस सोच में आया, उस वक्त में पार्टी का अध्यक्ष था, तब मोदी जी ने कहा कि भाई हम ही कहते थे संवैधानिक गारंटी देना चाहिए, तो हम कैसे पीछे मुड़ सकते हो? तो इस वक्त वित्त मंत्रालय, ब्यूरोक्रेसी, वित्त मंत्री, सभी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी आता है कि 5 साल तक आप, लंबे समय तक आप एक 14% इंक्रीज का गारंटी लोगे और इसका भुगतान करोगे। फिर भी उसको मान गए और हमने इस नवंबर महीने तक इसको पूरा भी किया। इसी के कारण जीएसटी सर्वस्वीकृत हुआ, सफल हुआ। अब जीएसटी सेटल हुआ है, 80,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का इसका कलेक्शन हुआ है। अब समय आ गया है कि जीएसटी को जनता में राहत देनी चाहिए। तो 2 लाख करोड़ से हम 2.5 लाख करोड़ भी जा सकते हैं, परंतु अब सिस्टम बन गया है, कलेक्शन बढ़ा है, तो जनता को राहत 395 से ज्यादा चीजों पर। इससे बिजली भी सस्ती होने वाली है, इससे सीमेंट भी सस्ता होगा, इससे रोजमर्रा की 250 खाने पीने की चीजें सस्ती होगी, हेल्थ सस्ती होगी, इंश्योरेंस सस्ता होगा। इससे सारे ऑटोमोबाइल, चाहे 2 पहिया वाहन हो, कार हो, ट्रक हो, सब सस्ता होगा। एग्रीकल्चर की ढेर सारी चीजें इससे सस्ती होने वाली हैं। ट्रैक्टर भी सस्ता होगा। एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाली हर चीज पर टैक्स घटा है। तो इतना बड़ा फैसला, और निश्चित रूप से इसमें टैक्स कलेक्शन में थोड़ा सरकार को सहन भी करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है और इस नवरात्रि में देश की जनता को लाभ देने की शुरुआत करेगा। इससे मैं मानता हूं कि देश में उत्पादन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन में भी वृद्धि होगी, जीएसटी का दायरा भी और
चौड़ा होगा और देश के अंदर एक विश्वास वाली कर प्रणाली बनेगी, जिससे जनता में विश्वास होगा कि कर सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है, देश को चलाने के लिए है। जब भी ज्यादा होता है सरकार अपने आप इसको कम करती है। कोई बड़ा आंदोलन नहीं था इसको खत्म, एक दो नेता बोलते रहते थे, कोई आंदोलन नहीं, उनको कोई सुनता भी नहीं, देश में तो नहीं सुनता है। जनता का कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया है। तो एक विश्वास का वातावरण देश की 130 करोड़ की जनता में होगा कि टैक्स इस सरकार को बेवजह ज्यादा रिकवरी करने के लिए नहीं है, टैक्स सरकार चलाने के, देश चलाने के लिए जितना जरूरी इतना ही रखना चाहिए, ऐसा सरकार मानती है। और ये मैं मानता हूं कि कल से करदाता और सरकार के बीच में परस्पर विश्वास का एक नया युग शुरू होगा। और ये सबके लिए अच्छा है अगर टैक्स पेयर को लगे कि सरकार वसूली की बजाय जितना वाजिब है उतना ही ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी, नवरात्रि की आपको, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद राहुल जी। शुक्रिया।